अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमारा कंटिन्यू है, जिसमें हम डिस्कस करें सेल ऑर्गेनल्स। लास्ट वीडियो में हमने किया था परऑक्सीसोम एंड ग्लाइऑक्सीसोम। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे प्लास्टिड्स, जो कि अगेन एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है। प्लास्टिड्स हैं क्या? प्रोटोप्लाज्मिक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ठीक है, जैसे हमने बात की कि ये प्रोटोप्लाज्म है अगर सेल का, तो यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनल्स होंगे। इन ऑर्गेनल में से एक ऑर्गेनल क्या होगा? प्लास्टिड। और इसका अगर स्ट्रक्चर देखें कि ये मेम्ब्रेन बाउंड है, तो यस, ये मेम्ब्रेन बाउंड है और डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। प्लास्टिड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें हमें मेम्ब्रेन की दो कवरिंग्स मिलेंगी, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और इसके इनसाइड एक लिक्विड फिल होगा, ग्रैन्युलर लिक्विड, जिसे हम कहेंगे स्ट्रोमा। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है प्लास्टिड का। अच्छा, अब इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये ऑर्गेनल हमें सिर्फ प्लांट और कुछ एल्गी में मिलता है। ये ऑर्गेनल एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है फंक्शन इन फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ कार्ब, फैट एंड प्रोटीन। इसका फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा प्लास्टिड्स कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को स्टोर करता है। इसके अलावा ये प्लांट को कलर देता है, पिगमेंट देता है, ग्रीन कलर। इसके अलावा जो डिफरेंट कलर्स हमें प्लांट्स में दिखते हैं, पेटल्स के हों, फ्रूट्स के हों, वो भी किसकी वजह से होते हैं? प्लास्टिड की वजह से। अच्छा, अब आगे हम प्लास्टिड्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर तो हमने जनरल लिखा कि फोटोसिंथेसिस में भी रोल है, स्टोरेज में भी है, बट आगे जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो फिर हर टाइप का एक स्पेसिफिक फंक्शन हो जाएगा। प्लास्टिड का एक ग्रुप फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा होगा, दूसरी टाइप स्टोर कर रही होगी मटीरियल्स को, थर्ड टाइप कलर दे रही होगी डिफरेंट पार्ट्स को प्लांट के। तो इस तरह से हर एक टाइप का डिफरेंट फंक्शन होगा। नाउ हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिड्स के। प्लास्टिड्स सेल में बनते कैसे हैं। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं स्टेम की। ठीक है, ये हमने एक सेक्शन लिया स्टेम का। स्टेम में अगर हम देखेंगे या प्लांट के किसी भी पार्ट में देखेंगे, लीफ में, रूट में, तो वहाँ पर हमें कुछ सेल्स मिलते हैं। ये सेल्स हैं अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स। अनडिफ्रेंशिएटेड का क्या मतलब होता है? ये ऐसे सेल्स हैं जो किसी तरह के भी सेल्स आगे जाके बना सकते हैं, कोई भी टिश्यू फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि ये अनडिफ्रेंशिएटेड है, कोई स्पेसिफिक सेल नहीं है, ये डिवाइड होगा, यही सेल जाइलम फॉर्म कर लेगा, फिर ये डिवाइड होकर फ्लोएम बना सकता है, ये डिवाइड होकर कॉर्टेक्स का सेल बना लेगा। तो ये अनडिफ्रेंशिएटेड है। जाइलम जो है वो डिफ्रेंशिएटेड हो गया कि अब ये जाइलम है, अब ये अपना फंक्शन करेगा, ये फ्लोएम नहीं बन सकता। और फ्लोएम है तो उसका अपना फंक्शन है, वो जाइलम नहीं बन सकता अब, क्योंकि अब सेल डिफ्रेंशिएटेड हो गया है, ख़ास हो गया। अभी ये क्या है? अनडिफ्रेंशिएटेड, मतलब ये कुछ भी बना सकता है, किसी भी तरह के टिश्यू में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो इस अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे ना। ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है? टिश्यू। और ये अनडिफ्रेंशिएटेड जो टिश्यू है इसे हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी हम सिर्फ प्लांट की बात करेंगे, क्योंकि प्लास्टिड किस में मौजूद है? सिर्फ प्लांट्स में। तो ये बात किसके बारे में हो रही है? प्लांट के बारे में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अनडिफ्रेंशिएटेड सेल से बने होंगे। अब इन सेल्स में जो प्लास्टिड हमें मिलता है उसे हम कहते हैं प्रोप्लास्टिड। प्रो मीन्स कि वो इनिशियल स्टेजेस में है, अभी मैच्योर नहीं हुआ। तो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स में हमें प्रोप्लास्टिड मिलेगा। प्रोप्लास्टिड्स कैसे? डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, इसके अंदर ग्रैन्युलर लिक्विड है, इसे हम कहेंगे स्ट्रोमा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये कलरलेस है, अभी मैच्योर नहीं हुआ, अभी इसके पास पिगमेंट्स नहीं हैं। अब जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स डिफ्रेंशिएट होंगे तो इनमें जो प्रोप्लास्टिड है ये भी मैच्योर होगा। ठीक है, अभी ये क्या था? इमैच्योर था ना, अब ये मैच्योर होगा। और जब ये मैच्योर होगा तो ये 3 तरह के प्लास्टिड्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, प्रोप्लास्टिड जब मैच्योर होगा तो ये 3 तरह के प्लास्टिड्स बनाएगा। डिपेंड करता है कि ये किस टिश्यू में मौजूद है। जैसे कि अगर ये प्रोप्लास्टिड मौजूद होगा लीव्स में तो ये बन जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल ग्रीन कलर देता है प्लांट्स को। तो ये प्रोप्लास्टिड्स अगर उन पार्ट्स में हैं जो ग्रीन होते हैं तो ये क्या बना लेगा? क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा एक और टाइप है प्लास्टिड की, क्रोमोप्लास्ट। क्रोम मतलब कलर्स। क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन के अलावा बाकी कलर्स आएंगे, बाकी कलर जो हमें प्लांट्स में दिखते हैं। ये डिफरेंट कलर्स हमें कहाँ दिखते हैं?
पेटल्स में दिखते हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट कलर्स लीव्स में भी मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ में दिखते क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होता है, तो वो मास्क कर देता है इस कलर को। ये कलर्स हमें दिखेंगे जब हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं प्रैक्टिकल, वहाँ पर हमें ये डिफरेंट कलर्स दिखेंगे क्रोमोप्लास्ट के, कि यहाँ पे ऑरेंज कलर भी होगा, येलो कलर भी होगा। तो दूसरी टाइप क्या होगी प्रोप्लास्ट, और किस में चेंज हो सकता है? क्रोमोप्लास्ट में। और एक टाइप है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ये कलर लेस है और ये रूट्स में होता है, जो अंडरग्राउंड पार्ट है ना, वहाँ पर हमें ये मिलेगा। तो अगर प्रोप्लास्टिड अंडरग्राउंड पार्ट्स में है तो वो मेच्योर होकर क्या बना लेगा? ल्यूकोप्लास्ट। नाउ नेक्स्ट हम बात करें अबाउट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। अभी हमने देखा कि प्रोप्लास्टिड 3 तरह के प्लास्टिड्स में कन्वर्ट हो सकता है, डिपेंड कि वो कौन से टिश्यूज़ में कौन से पार्ट में मौजूद है। वो 3 टाइप्स कौन से हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। वन बाय वन हम तीनों को देख रहे हैं। नंबर 1 है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज़ ए मोस्ट कॉमन टाइप, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि प्लास्टिड में कोई ना कोई पिगमेंट होगा या फिर वो कलर लेस भी हो सकता है। तो क्लोरोप्लास्ट के पास ग्रीन कलर का पिगमेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट एक लार्ज स्ट्रक्चर है, एक सेल ऑर्गेनेल है। इस सेल ऑर्गेनेल के इनसाइड हमें मिलता है क्लोरोफिल, ठीक है। और ये क्लोरोप्लास्ट हमें किन पार्ट्स में मिलेगा? वो पार्ट्स जो ग्रीन है, जैसे कि लीव्स या फिर यंग स्टेम। अब ये ग्रीन है, क्लोरोफिल है इसके पास, तो ये क्या काम करेगा? ये फोटोसिंथेसिस करवाएगा। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, और क्लोरोफिल कहाँ मौजूद है? क्लोरोप्लास्ट में। नंबर 2 है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट हैव डिफरेंट पिगमेंट अदर दैन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अलावा जो भी पिगमेंट्स हैं वो किस में आएंगे? क्रोमोप्लास्ट में। अब ये कौन से पिगमेंट्स हो सकते हैं? नंबर 1 है ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल येलो कलर पिगमेंट है। नंबर 2 है कैरोटीन। कैरोटीन इज़ ऑरेंज कलर। तो प्लांट में ग्रीन कलर होगा तो वो क्लोरोप्लास्ट में होगा, लेकिन ग्रीन के अलावा जो पिगमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? वो किस में होंगे? वो क्रोमोप्लास्ट में होंगे। अच्छा, अब हमने देखा कि इसमें येलो कलर के पिगमेंट्स आ रहे हैं, ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स आ रहे हैं, या इसके अलावा वो तमाम कलर जो प्लांट्स में मौजूद हैं। अच्छा, अब ये क्रोमोप्लास्ट हमें मिलेगा कहाँ पर? ये हमें मिलेगा फ्लावर्स में। फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं डिफरेंट कलर्स के, तो ये पेटल्स में क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट। इसके अलावा फ्रूट्स डिफरेंट कलर के हैं, वहाँ भी हमें क्या मिलेगा? क्रोमोप्लास्ट मिलेगा। इसके अलावा ये हमें लीव्स में भी मिलते हैं, लेकिन ये हमें दिखते क्यों नहीं है ये कलर्स, येलो या फिर ऑरेंज? क्योंकि लीव्स में जो क्लोरोफिल का कंटेंट है, जो क्लोरोप्लास्ट है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में, वो ज़्यादा है। तो ये जो 2 कलर्स हैं ये मास्क हो जाते हैं, ये हमें दिखते नहीं हैं। हमें क्या दिखता है? ग्रीन कलर, क्योंकि वो ज़्यादा है, ज़्यादा डोमिनेंट है। जब ग्रीन कलर ख़त्म हो जाता है लीव से, तो लीव्स हमें फिर किस कलर के दिखने शुरू हो जाते हैं? येलो या फिर ऑरेंज, क्योंकि ऑटम सीजन में हमें जिस तरह से लीव्स दिख रहे होते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? तो हमने देखा ये कहाँ पे है? फ्लावर में है, फ्रूट्स में है और लीव्स में भी है। अच्छा, अब इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? वो है पॉलिनेशन का, क्योंकि ये कहाँ पर मौजूद है? फ्लावर में। तो ये क्या करता है? ये जो इसके पेटल्स हैं जिसमें क्रोमोप्लास्ट है, ये पेटल्स इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। ये इंसेक्ट जब आकर इस लीव्स पे बैठते हैं, सॉरी इस फ्लावर पे बैठते हैं, तो क्या होता है? पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। इस तरह से पॉलिनेशन होती है। और एक और फिनोमेना होता है डिस्पर्जन, कि कुछ फ्रूट्स की जो सीड्स होती हैं वो भी एनिमल्स के ज़रिए इस तरह से डिस्पर्स होती हैं। तो इनका काम हो गया पॉलिनेशन में और डिस्पर्जन में। अब नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको मीन्स कलरलेस। तो ये कैसे प्लास्टिड होंगे? ये कलरलेस होंगे, इनके पास कोई पिगमेंट नहीं होगा। अब ये जो कलरलेस प्लास्टिड्स हैं ये हमें मिलेंगे अंडरग्राउंड पार्ट्स में, लाइक रूट। ल्यूकोप्लास्ट हमें मिलेगा रूट में, और वो पार्ट जहाँ पर मटेरियल स्टोर होता है वो भी कौन सा पार्ट है? रूट में। प्लांट अपना फूड स्टोर करता है रूट में। जैसे हम ह्यूमन में पढ़ते हैं ना कि जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में स्टोर हो जाता है,
जबकि प्लांट्स जो अपना फूड स्टोर करता है स्टार्च की फॉर्म में करता है। ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में। ये स्टार्च कहाँ पर स्टोर होता है? ये स्टार्च रूट में स्टोर होता है। रूट में जो ल्यूकोप्लास्ट हैं वो हेल्प करते हैं इनके स्टोरेज में। तो हमने इसका फंक्शन भी साथ ही देख लिया कि ये स्टोरेज में हेल्प करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा, प्रोटीन को स्टोर करेगा, फैट को स्टोर करेगा। अब इस स्टोरेज की बेस पे ना ल्यूकोप्लास्ट को हमने मज़ीद 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। अब वो ल्यूकोप्लास्ट जो कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं उसे हम कहते हैं अमाइलोप्लास्ट, और वो जो प्रोटीन को स्टोर करेंगे उसे हम कहेंगे प्रोटियोप्लास्ट, और फैट्स को जो स्टोर करेंगे उसे हम कहेंगे इलियोप्लास्ट। इस तरह से हमने ल्यूकोप्लास्ट को मज़ीद 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है, डिपेंड कि वो कौन से मॉलिक्यूल्स को स्टोर कर रहा है। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करें स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का रोल है फोटोसिंथेसिस में, जिस पे अभी हमने बात की। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे हमें फोटोसिंथेसिस समझ में नहीं आएगा कि कौन से रिएक्शंस कहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम बात करें अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, जनरल स्ट्रक्चर वही होगा, डबल मेम्ब्रेन होगी। बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये परमिएबल है, हर तरह के मॉलिक्यूल्स को पास होने देगी। अच्छा, अब सेकंड मेम्ब्रेन है, अंदर एक और मेम्ब्रेन है, दैट इज़ इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन जो है ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, हर तरह के मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करती। इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस है, ठीक है, कम स्पेस होता है। और इनसाइड हमने बात की, अंदर क्या था? स्ट्रोमा था, ग्रैन्युलर स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में कुछ मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे। नंबर 1, इसमें एंजाइम्स मौजूद होंगे। एंजाइम्स क्यों है स्ट्रोमा में? क्योंकि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन ये एक स्टेप रिएक्शन नहीं है। हम पढ़ते हुए क्या आए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्रोडक्ट बन जाएगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन, बट ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। इसके दरमियान में हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस हैं, जिस पे अभी आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, चैप्टर 4 बायो एनर्जेटिक्स। तो जो ये रिएक्शंस हैं, इन तमाम रिएक्शंस को करवाने के लिए हमें क्या चाहिए? एंजाइम्स चाहिए। तो वह एंजाइम्स कहाँ पर मौजूद होंगे? स्ट्रोमा में हमें मिलेंगे। तो नंबर 1, स्ट्रोमा में क्या होगा? एंजाइम होगा। अच्छा, अब एंजाइम क्या है? प्रोटीन इन नेचर है, तो उस प्रोटीन को बनाने के लिए हमें आरएनए भी चाहिए, हमें राइबोसोम भी चाहिए। तो आरएनए और राइबोसोम ये काम करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे, एंजाइम्स बनाएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मौजूद है, डीएनए। क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए होता है, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस। ठीक है, मतलब ये ख़ुद को रेप्लिकेट कर सकता है। सेल रेप्लिकेट होता है तो ऑर्गेनल्स रेप्लिकेट होते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के पास क्योंकि अपना डीएनए है तो ये सेमी ऑटोनोमस है। सेल डिवाइड नहीं भी होगा तब भी क्लोरोप्लास्ट खुद को रेप्लिकेट कर सकता है, खुद को डिवाइड कर सकता है। तो डीएनए की मौजूदगी की वजह से इसे हमने क्या कहा? सेमी ऑटोनोमस। एक और ऑर्गेनल हमने पढ़ा था जो कि सेमी ऑटोनोमस था, जिसके पास अपना डीएनए था। कौन सा ऑर्गेनल था? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस है, और यहाँ प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस है, दोनों के पास अपना अलग डीएनए होता है। तो स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा का पार्ट आ गया। स्ट्रोमा में हमें ये तमाम चीज़ें मिलेंगी। स्ट्रोमा हमने देख लिया। अच्छा, अब यहाँ पर हम अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखें तो हमें कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। जो सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं ये सिंगल नहीं मौजूद होते, ये कैसे होते हैं? स्टैक की फॉर्म में। स्टैक मतलब एक के ऊपर एक, ये इस तरह से मौजूद होते हैं। ठीक है, ये हैं क्या? ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इनके अंदर स्पेस होगा, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और ये बहुत सारे सैक एक साथ अटैच है, तो ये एक स्टैक बन गया सैक का, स्टैक ऑफ सैक्स। इस पूरे एक स्टैक को हम कहते हैं ग्रैनम। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे ग्रैनम। ठीक है, ग्रैनम प्लूरल इसका होता है ग्रैना, ग्रैनम सिंगुलर फॉर्म है। और इसमें जो ये एक सिंगल सैक है इसे हम कहते हैं थैलेकॉइड।
थैलेकॉइड एक सिंगल सैक। जब ये बहुत सारे सैक एक साथ अटैच होकर एक पूरा स्टैक बना लेंगे, उस पूरे स्टैक को हम कहेंगे ग्रैनम। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देख सकते हो कि जो ग्रैनम है ये भी अटैच है एक स्ट्रक्चर से, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर भी मौजूद है। इसे हम कहते हैं इंटरग्रैना, कि ये दो ग्रैना के दरमियान है, तो इंटरग्रैना। ये क्या करता है, दोनों को कनेक्ट करता है। इसे हम लैमेला भी कहते हैं। किसी डायग्राम में देखोगे लैमेला लेबल हुआ होगा, तो लैमेला और इंटरग्रैना सेम चीज़ है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ जो थैलेकॉइड है, थैलेकॉइड क्या था, ये एक सिंगल सेल। इस थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे हमें मिलता है क्लोरोफिल। तो यहाँ पर जो ब्लैक डॉट लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या शो कर रहे हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होगा, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे। ठीक है, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे क्लोरोफिल होगा। हमने बात की क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, तो अब और स्पेसिफिक हो जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ पे क्लोरोफिल होगा, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट का रोल क्या था, फोटोसिंथेसिस में इसका रोल था। इसके पास क्लोरोफिल था जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता क्या है, ग्लूकोज फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक है, चार चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। एक भी चीज़ मिसिंग होगी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 वाटर, नंबर 3 सनलाइट, नंबर 4 क्लोरोफिल। फिर ये रिएक्शन होगा और क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन। ठीक है, ये रिएक्शन हो गया फोटोसिंथेसिस का, ये रिएक्शन हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में। अब इस रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो सनलाइट है। सनलाइट क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है, लाइट एनर्जी है ना, सनलाइट। सनलाइट की मदद से कुछ मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहे हैं ग्लूकोज में, और फिर जब ग्लूकोज ब्रेक होगा आगे जाके तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। मतलब कि ग्लूकोज में एनर्जी स्टोर है, ग्लूकोज में क्या एनर्जी स्टोर है। आगे जब ये मेटाबोलाइज होगा ग्लूकोज तो इससे रिलीज़ होगी क्या, एनर्जी। तो इट मीन्स कि ग्लूकोज में एनर्जी स्टोर है। और ये जो स्टोर्ड है एनर्जी, ये किस फॉर्म में है, एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स होती है ना, लाइट एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, और भी कई टाइप्स होती हैं। तो ग्लूकोज में जो एनर्जी स्टोर है ये केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। तो फोटोसिंथेसिस में एक तरह से क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। और ये काम कहाँ पर हो रहा है, एनर्जी कन्वर्जन का क्लोरोप्लास्ट में। एनर्जी कन्वर्जन का प्रोसेस हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में। इसी वजह से हम क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल, कि ये वो ऑर्गेनल है जहाँ पे एनर्जी कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में। अब फोटोसिंथेसिस के हम डिटेल में नहीं जाएंगे, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। यहाँ पे हमारा प्लास्टिड का टॉपिक कंप्लीट होता है। कोई भी बात समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।